नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे और आज सैटरडे है तो आप सभी को आज के दिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ करते हैं। आइए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष विमलेश कुमार जी हैं, जो कोटद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं और बहुत ही अच्छे संगीत के ज्ञाता हैं और विशेष बच्चों को पढ़ा रहे हैं, संगीत सिखा रहे हैं काफ़ी लंबे समय से और एक ख़ास बात इनमें ये है कि अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं और बहुत खुशी हुई जब मेरी इनसे मुलाकात हुई। तो बीच में हमारा एक कॉम्पिटिशन था जो वॉइस ऑफ कोटद्वार नाम से, वहाँ पर आप एज़ ए जज आए थे और आपकी मुलाकात मेरी वहीं पर हुई और आप एमएससी म्यूज़िक प्रभाकर आपने किया है वोकल और तबला में और एज़ ए लिरिस्ट भी आप हैं, इंस्ट्रूमेंटल भी हैं, कंपोज़र भी हैं, साउंड इंजीनियर भी हैं। एक मल्टी टैलेंट आपके अंदर है और नए टैलेंट को आप उभारने में काफ़ी योगदान देते हैं और आपका यूट्यूब चैनल भी है, म्यूज़िकोस करके, तो जिसको देखकर आप जो है काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। निश्चित तौर पे एक आनंद आएगा आपको जब इनकी आवाज़ या इनके बनाए हुए कामों को आप देखेंगे। म्यूज़िकोस उत्तराखंड करके आप यूट्यूब चैनल पे भी सर को सुन सकते हैं। तो विमलेश सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति भैया। ओम बहुत अच्छा शांति। हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा मैं जो बताया हूँ, उसके अलावा और कुछ बातें हैं, करंट सिनेरियो में आप कहाँ पर काम कर रहे हैं और किस तरह के आपके वर्क शेड्यूल हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए हमें? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का भी जो है स्वागत करता हूँ। मैं उत्तराखंड के कोटद्वार में, यानी कोटद्वार जो एक बहुत छोटा-सा शहर है, लेकिन बहुत खूबसूरत शहर है और इसी शहर में मैं रहता हूँ और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में संगीत अध्यापक के पद पर इस समय कार्यरत हूँ और घर पर भी जो है मैं संगीत का प्रशिक्षण देता हूँ बच्चों को और संगीत का बहुत ज़्यादा शौक रखता हूँ। अच्छा एक बात और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि आप संगीत के साथ कैसे जुड़ना हुआ? क्या कारण, क्या ऐसा कुछ हुआ? बाकी और भी चीज़ें आप कर सकते थे? अ, दरअसल जो है मुझे लगता है कि हर इंसान के जीवन में ईश्वर का एक वरदान दिया हुआ है। जी, जी। कोई नृत्य में पारंगत होता है, कोई पेंटिंग बनाने में पारंगत होता है। शायद ईश्वर का चुनाव मेरे लिए इसी ओर था। ईश्वर ने मुझे जो है संगीत के लिए ही चुना और बचपन से ही इसमें मुझे रुचि थी। हुँ, हुँ, हुँ। जी। मैं चाहूँगा कि आप उत्तराखंड में अ, वो आपकी उत्तराखंड की कुछ ख़ास बातें बताइए, टूरिज़्म के बारे में और वहाँ का संगीत कुछ अलग है क्या? और राष्ट्रों से और राज्यों से, वो अलग कैसे होगा, वो थोड़ा-सा आप हमें बताइए, अच्छा लगेगा हमें। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड जो है बहुत खूबसूरत है अपने आप में और यहाँ पर जो है गढ़वाली और कुमाऊनी 2 भाषाएँ बोली जाती हैं। मैं जिस साइड में हूँ यानी जिस स्थान पर मैं रहता हूँ इधर गढ़वाली बोली को ही ज़्यादा मान्यता दी जाती है क्योंकि ये गढ़वाल है और गढ़वाल दिखने में बहुत खूबसूरत है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा होता है। यहाँ पर हरियाली, पहाड़ सब देखने लायक है। तरह-तरह के जो है यहाँ पर आपको वनस्पतियाँ भी मिलेंगी। जब भी कोई इंसान यहाँ आता है, तो वो यहाँ का होकर के रह जाता है। ये उत्तराखंड की बहुत खूबसूरत बात है और कोटद्वार से ठीक 41 किलोमीटर दूर एक बहुत सुंदर सा छोटा-सा शहर कहें या कस्बा कहें, लैंसडाउन है। हाँ, ये भी एक अपने आप में बहुत खूबसूरत पर्यटक स्थल है और बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। क्या तो ये बात! खास बातें हैं मेरे उत्तराखंड के बारे में और रहा जहाँ तक रही संगीत की बात, तो यहाँ पर जो है गढ़वाली और कुमाऊनी
जैसे कि दोनों भाषाएँ हैं यहाँ की, तो जी। इन्हीं दोनों भाषाओं में जो है यहाँ पर गीत जो है गाए जाते हैं और बहुत सुंदर तरीके का यहाँ पर संगीत है। और क्योंकि ये फ़ोक है, तो सभी लोग जो है अपने फ़ोक गीतों को सुनना पसंद करते हैं, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य में रह रहे हों, यहाँ तक कि विदेशों में भी जो है उत्तराखंड का जो संगीत है, वो जी। अपनी धूम मचाए रहता है। तो ये अपने को जैसे कि हर जगह का जो है ना एक लहज़ा, एक फ्लेवर है। तो मैं चाहूँगा कुछ ऐसे लहज़ा कुछ सुनाइए आप, वहाँ की खूबसूरती का, संगीत का। जी बिल्कुल। बहुत सारे पहाड़ी गीत बने हैं। एक गीत है बेड़ू पाको बारामासा और इस गीत की एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा। इस गीत की धुन पे फ़िल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, यानी कि इसको कुछ गीतों में लिया गया, कुछ गीतों के हिस्से के यानी कि जो संगीत का हिस्सा होता है उसमें मैंने सुना है। स्वयं उसमें जो है इस गीत को उन्होंने जो है लिया है। इसके साथ ही साथ ये इतना प्यारा फ़ोक गीत है यहाँ का, उत्तराखंड का, कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो पुरानी पीढ़ी का है, चाहे नई पीढ़ी का है, इस गीत से कोई भी अछूता नहीं है। और इस गीत की 2 लाइनें मैं ज़रूर गुनगुनाना चाहूँगा। बेड़ुपाको बारमासा, बेड़ुपाको बारमासा, नरणे कपिल पाको चेता, मेरी छैला, नरणे कपिल पाको चेता, मेरी छैला। कपिल पाको चैता यानी कि एक महीना होता है, चैत का महीना, ये लगभग कैलेंडर के हिसाब से भी सभी लोग जानते हैं, जो किसी भी भाषा को संबंध रखता हो। तो इसमें जो चैत के महीने में एक जो है विशेष प्रकार का फल भी जो है पहाड़ों में उगता है, उसको काफल बोला जाता है। तो इस गीत में वो जिक्र है, नरणी कपिल पाको चैता, मेरी छैला, बेड़ुपाको बारमासा। या बेड़ू, बेड़ू भी जो है वो पहाड़ का एक फल है। और अच्छा, अच्छा। जैसा कि गीत में बोला गया है कि ये 12 मासा जो है रहता है, यानी हमेशा रहता है। ये एक तरीके से जो है आयुर्वेदिक दवाई भी है, जिसको हम नेचुरल दवा भी कह सकते हैं। तो ये गीत जो है सभी को बहुत प्रिय है और इस पर लोग जो है खूब नाचते हैं, खूब झूमते हैं। विमलेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो एक पहाड़ी संगीत के बारे में गा के आपने उसका रहस्य बताया कि इसके जी अर्थ क्या हैं। और अफ्रीका से रमेश काका जी जुड़े हैं, वेरी नाइस शो रमेश जी एंड विमलेश जी, बहुत-बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा गीत आपने गाया। तो मैं चाहूँगा कि आपका जो संगीत का सफ़र है, जैसे बचपन से ही आपको संगीत के प्रति प्यार था, लेकिन कहाँ आपको लगा कि हाँ, मैं अब अच्छा संगीतकार बन गया हूँ या अच्छा म्यूज़िशियन बन गया हूँ और प्लस लिरिक्स राइटर भी आप हैं। तो ये सारी चीज़ें करते वक़्त एक ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, यही मेरा फ़ील्ड है, अब इसमें ही मुझे बहुत कुछ करना है। तो वो जो समय है, वो स्कूल टाइम में हुआ या स्कूल के बाद आप जब म्यूज़िक में पूरी तरह से काम करने लगे तब हुआ? वो थोड़ा-सा एहसास, ये अनुभव एक बताइए हमें? जी जी। बहुत सुंदर एक यात्रा रही है संगीत की मेरी। जब मैं छोटा था तो अपनी माताजी से मैंने सुना कि जो आटा गूँथने के लिए एक बर्तन प्रयोग किया जाता है, जिसको हम जनरली परात भी बोलते हैं। उस बर्तन में मेरी माताजी जो है वो जब आटा गूँथा करती थी, तो रोज़ शाम को क्या होता था, मैं उस परात को लेकर के बैठ जाता था और उसको बजाने लगता था। तो हमारी माताजी जो है उसको ढूँढती रहती थी कि ये जो बर्तन है कहाँ गया है, मुझे आटा गूँथना है। तो ढूँढने के बाद उनको वो मेरे हाथों में दिखाई देता था, तो मुझे कहती थी कि तुम हर समय ये जो है आटा गूँथने का जो बर्तन है इसको लेकर के बैठ जाते हो और मैं इसको ढूँढती रहती हूँ। और मैं उनको बताता था कि माँ, इसमें बहुत अलग सी आवाज़ आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बजाना। तो यहाँ से तो पहली मेरी यात्रा शुरू हुई, शुरुआत हुई। जहाँ मुझे जी, 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 संगीत से जहाँ मुझे थोड़ा-सा लगाव लगा। उसके बाद मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जब मैं अपने 10वीं कक्षा में था, यानी कि हाई स्कूल के समय, तो पहले क्या होता था कि जब हम इम्तिहान देते थे, तो उसके बाद जो परीक्षा फल था उसका जो
परीक्षाफल जो हमारी परीक्षा का आता था, वो आने में थोड़ा 2 से 3 महीने का टाइम लगता था। तो इस दौरान जो है हम लोग खाली होते थे। उस टाइम पे मैंने जो है कुछ गीतों की रचना, शायद ये मैंने जैसा आपको बोला कि संगीत एक दैवीय गुण होता है और ईश्वर जो है हर किसी को एक कला ज़रूर देते हैं। तो मेरे अंदर अचानक से एक एहसास हुआ कि मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो एक गाना मैंने लिखा था और मेरी उस समय बहुत बड़ी तमन्ना थी, हालाँकि वो मेरे लिए एक सपने जैसा था और वो सपना मतलब जो है पूरा होना बहुत मुश्किल था। वो गीत जो मैंने लिखा था वो, क्योंकि हम लोगों ने पुराने गीत सुने थे, तो पुराने दौर के ही हम लोग ज़्यादा धुन बना पाते थे। तो मेरा बड़ा मन था कि अगर कभी मैं बड़ा संगीतकार अगर बन गया, तो मैं लता जी से वो ज़रूर गवाऊँगा। हालाँकि मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ा सपना मैंने सोचा, देखना तो दूर की बात है, सोचा, और इसको पूरा करना तो और ज़्यादा मुश्किल था। तो एक बिल्कुल, गाना था रमेश भाई, उसकी 2 लाइनें मैं गुनगुनाना चाहूँगा और ये बिल्कुल। पुराना गीत है। इस गीत के बोल थे, जा रे ओ जाने वाले, तू लौट के फिर तो आएगा। जा रे ओ जाने वाले, तू लौट के फिर तो आएगा। सितम जो है टूटे हुए दिल के, उनको तू दिल में लेके आएगा। तू लौट के फिर तो आएगा। तो ये गीत था जो मैंने लगभग हाई स्कूल के लगभग लिखा था और यहाँ से मेरे गीतों के लिखने की यात्रा भी शुरू हो गई। अरे वाह! आज भी वो कॉपी मेरे साथ, वो डायरी मेरे साथ है, जिसमें ये गीत लिखा है। और उसके बाद रमेश भाई फिर गीतों का जो है, यहाँ से मैं कहूँगा एक खजाना मेरा शुरू हो गया। उसके बाद निरंतर मैं जो है नया गीत लिखने लगा। अरे वाह! चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कई बार होता है कि कोई रचना आप लिख देते हैं, तो निश्चित तौर पे ईश्वर की कृपा हो जाती है और उस चीज़ को आपने अगर शुरू किया है, तो थोड़ा-सा अपने आप को एकांत में बिठाकर आप अनेक रचनाएँ कर सकते हैं क्योंकि एक विधा जी, है, एक स्टाइल है आपका अपना और अगर आपको वो अच्छा लग रहा है, तो नेचुरली दूसरों को भी अच्छा लगेगा। थोड़ा शब्दों को ठीक से सजाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उसको एक विधिवत सुर-ताल के साथ अगर आप बिठा लेते हो, तो ये सबसे बड़ा काम आपका हो जाता है। फिर जी। आप चाहे थोड़ा गुनगुनाएँ, धीरे-धीरे बड़ा गुनगुनाएँ, लेकिन चलता रहता है। तो एक जी, पहाड़ी गीत आप सुनाइए, जो वहाँ का पॉपुलर गीत हो। पहाड़ी गीत वैसे एक तो मैंने आपको पहले सुनाया, बेड़ू पाको बारा बासा। ये गीत भी बहुत फेमस था। इसके अलावा जो है बहुत सारे और भी गीत हैं जो कि पहाड़ में बहुत प्रसिद्ध हैं और लोग उनको गाए, मतलब लगातार गाते रहते हैं। इसमें से एक गीत और है जो कि यहाँ पहाड़ में बहुत प्रसिद्ध है और वो जो रचना है आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी, जिनको कि गढ़वाल का मोहम्मद रफ़ी माना जाता है। उनकी रचनाएँ बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत सुंदर उनमें शब्द होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं गढ़वाल रीजन में रहता हूँ, तो उसी गढ़वाल के ऊपर एक ये रचना है। इसकी 2 लाइनें मैं गुनगुनाना चाहूँगा जी, और सुनिएगा, स्वागत। बहुत खूबसूरत है। जी। जी, जी, जी। और इस पहाड़ी गीत की एक खास बात और है कि अगर कोई ये गढ़वाली यानी पहाड़ी भाषा नहीं भी जानता है, उसको भी ये गीत ज़रूर समझ में आ जाएगा। शायद आप भी इसको समझ जाएँगे, तो मैं उसके बाद आपसे पूछूँगा कि इसका अर्थ आपको क्या लगा? धरती हमरा गढ़वाल की, धरती हमरा गढ़वाल की, कद करो लेली पाणी चाओ, कद गरो तेली पाणी चा। धरती हमरा गढ़वाल की, धरती हमरा गढ़वाल की, कतगरो तेली स्वाणी चाहो, कतगरो तेली स्वाणी चा।
तो रमेश भाई आप बताइए, आपको क्या लगा इस गाने में? मुझे लगता है बहुत इजी सा था। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, आप थोड़ा सा बताइए कि आपको क्या लगा इस गाने में। मैं एक बार हल्का सा बता देता हूँ आपको। धरती हमरा गढ़वाला की, इस लाइन जी, से जी, शायद जी। आपको, आप समझ गए हैं शायद। बिल्कुल, बिल्कुल। गढ़वाल की धरती है हमारी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देखिए, ऐसी रचनाएं हमारे बिल यहाँ जो है नरेंद्र सिंह नेगी जी की लिखी हुई हैं, और बहुत चर्चित गायक हैं। और आज भी जितने भी नए गायक और गायिकाएं आ, इस युग में संगीत के क्षेत्र में जो है उन्नति कर रहे हैं, वो लोग भी आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी को बहुत मान और सम्मान देते हैं, उन्हें एक गुरु की तरह मानते बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही सिंपल जितना होता है, वो चीज़ें बहुत ही दिल को पसंद भी आता है। बहुत ज़्यादा हैं। बड़े शब्द और थोड़ा-सा अलग उसमें कुछ अगर आप मिक्स अप करके गाते हैं, तो लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता। लेकिन जितना सिंपल जी हो, उतना जितना वो लोग चाहे उस भाषा के हो, वो भी नहीं, लेकिन दूसरे भाषा वाले भी उस चीज़ को पकड़ पाते हैं। कि जब सिंपल हो, तो चीज़ें आसानी से लोगों के हाथ में आ जाती हैं। तो गाना जितना सिंपल हो, उतना अच्छा होता है और जी जी निश्चित तौर पे ये शब्द वैसे ही सरल कि हर व्यक्ति को दिल तक पहुँचती है। जी तो एक और बात है गढ़वाली का अपनी जो जैसे पहाड़ी गाने वैसे होते हैं उस टाइप के, तो यहाँ का जी। जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा जो इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर प्ले होते हैं गीत के साथ में, तो कौन से जी वो जी। प्ले होते हैं थोड़ा-सा वो बताएँ? पहाड़ी गानों में कुछ तो हमारे जो है वो फोक के वाद्य यंत्र यहाँ पर बजाए जाते हैं, जिसमें कि एक डमरू के आकार का वाद्य यंत्र होता है, उसको हम अच्छा, यहाँ पर हुड़का हुड़का कहते हैं। उड़का कहते हैं, अच्छा, अच्छा। जी जी। तो ये बहुधा यानी कि ज़्यादातर जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा शादी और ब्याह में, हुँ, जैसे कि हर प्रांत और हर राज्य में जो है अपना अपना जो है वाद्य यंत्र होता है सभी जगह का। तो यहाँ पर ढोल और दमाऊ, हुँ, ये दो वाद्य यंत्र भी जो है बहुधा प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ तक कि पहले तो ये केवल शादियों में प्रयोग किए जाते थे, लेकिन आज के समय में लोग स्टूडियो में भी अपने गीतों के साथ इनको प्रयोग कर रहे हैं। और बाकी बांसुरी, बांसुरी एक ऐसा वाद्य है जी, जिससे जी, लगभग केवल फोक गाने वाले कोई भी राज्य हो वो ही नहीं, सभी लोग इससे जुड़े हैं, सभी लोग क्योंकि इस्तेमाल ये करते कृष्ण जी का भी जो है एक वाद्य यंत्र है। क्योंकि हर फोटो में, हर वीडियो में लोगों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से हम जानते हैं कि कृष्ण जी का ये वाद्य यंत्र है। हैं। जी, जी, जी। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि अब वर्तमान समय में वहाँ क्या गढ़वाली का जो फ़ोक है, जो जी लोकल वहाँ का अपना जो संगीत है और जी जी दूसरा जो हिंदी फ़िल्मी संगीत है और जी। तीसरा वेस्टर्न म्यूज़िक, इन तीनों को कैसे आप देख रहे हैं? और मोस्टली लोग अभी वहाँ पर किन चीज़ों को ज़्यादा सुनते हैं? वो थोड़ा-सा जी बताइए आपके अपने अनुभव से। रमेश भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इसमें मैं एक ये भी कहूँगा, एक छोटा सा उदाहरण पहले मैं दूंगा। जब हम किसी दुकान में उदाहरण के तौर पे कमीज खरीदने जाते हैं, अगर जी, हम जी। 3 लोगों को बोलें कि आप जो है अपनी पसंद की कमीज लेकर के आइए, तो हो सकता है किसी को सफ़ेद रंग पसंद हो, किसी को काला रंग पसंद हो, किसी को लाल रंग पसंद हो। तो हमने देखा कि इस उदाहरण में हमें पता लगा कि 3 लोगों का जो पसंद है वो अलग-अलग। ऐसे ही आज के समय में जो है, जो पुरानी पीढ़ी है, बीच की पीढ़ी है और नई पीढ़ी है, उस पीढ़ी के स्वाद के अनुसार लोगों को जो है वो संगीत का शौक है। हुँ, लेकिन हुँ, हुँ। इतना मेरा ज़रूर मानना है कि जो फ़ोक संगीत है उसका अपनी जगह है, उसकी अपनी जगह है, क्योंकि फ़ोक संगीत जो है वो हमें अपने गाँव की, अपने राज्य की, अपने घर की याद दिलाता है। बिल्कुल, फ़िल्मी संगीत जो है वो ऐसा संगीत होता है जो कि पूरे भारत ही नहीं, विश्व में भी चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन फ़िल्मी संगीत जो है हमें केवल ज़्यादा झुमाने के लिए होता है। वो दिली तौर पर हमको जो है अपनी संस्कृति से उतना नहीं जोड़ता। बिल्कुल। और रही वेस्टर्न संगीत की बात, तो वेस्टर्न संगीत के लिए मैं ये कहूँगा, हमारा धीरे-धीरे जो है, यानी कि जो अब की पीढ़ी है,
उनका हुँ, रुझान इस पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ इसलिए हो रहा है, क्योंकि अब हम जो है धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कॉपी करने की। जैसे हमने देखा कि अभी अंग्रेजी भाषा, हम कहते हैं हिंदुस्तान है, लेकिन अंग्रेजी भाषा भाषा इस समय इतनी ज़्यादा प्रचलित हो गई है कि जी, जी, अंग्रेजी जी। भाषा के कारण ही लोग जो है वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ भी जुड़े हैं। बाकी मैं संगीत को एक इस नज़रिए से ज़रूर देखता हूँ कि फ़ोक वो भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। अगर हम जो है हिंदी फ़िल्मी संगीत बोलें, वो भी अपनी जगह बनाए हुए हैं, और जो पाश्चात्य संगीत है, वो भी अपना जगह बनाए हुए हैं। बस वो हमारे स्वाद के ऊपर है कि हमें किस तरफ स्वाद जाता है, किस चीज़ को सुनने में हमारा मन रमता है। सिर्फ़ वो जो है एक मानक के अनुरूप होना चाहिए, उसमें वल्गैरिटी नहीं हो। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, मैं चाहूँगा कि एक आध इंस्ट्रूमेंट आप क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और मैं चाहूँगा 1-2 इंस्ट्रूमेंट आप ज़रूर बजा के सुनाइए हमें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा सौभाग्य, ये बांसुरी वाद्य यंत्र है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पहाड़ी गानों में भी जी, 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 इसको जी। बहुधा प्रयोग किया जाता है। बांसुरी का शौक भी मुझे बहुत लगा था। अगर आप संगीत को बल्कि मैं देखने वालों को भी बोलूँगा, अगर आप संगीत को दिल से पसंद करते हैं और इसको दिल से तन, मन, धन से अगर इसको सीखते हैं, तो एक वाद्य यंत्र सीखने के बाद अन्य वाद्य यंत्र आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तो जैसे मैं नोटेशन जो है हारमोनियम या सिंथेसाइज़र में बजा लेता हूँ, ऐसे ही मैं जो है बांसुरी में भी उन्हीं नोटेशन को बजाता हूँ। बस इसमें शुरू में हमें फूँक मारने का रियाज़ करना होता है, और उसके बाद जो है हम इनको बजा लेते हैं। तो आइए आपको एक गीत सुनाता हूँ, और वो मैं आपको एक भजन सुनाना पसंद करूँगा। रामायण में एक बहुत सुंदर भजन था, जब लव कुश जो है अपने पिता श्री राम के समक्ष जाते हैं और वो उन्हीं की कथा उनको सुनाते हैं। तो वो बहुत प्रचलित गीत है, इसको थोड़ा-सा मैं 2 लाइन आपको सुनाऊँगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और मैं चाह रहा था थोड़ा और बजाते तो पूरा सुनने का आनंद लेते। ऐसा लगा बीच में बंद कर दिया। मुझे लगा कि जो है समय ज़्यादा ना जाए, इस कारण मैंने कोई बात नहीं हाँ, रमेश भाई, मेरे पास दूसरा वाद्य यंत्र है। हाँ, थोड़ा-सा अच्छे से बजाइए। हाँ, हाँ। जी, जी, जी। एक दूसरा वाद्य जी। यंत्र भी है मेरे पास, हाँ, इसको हाँ। मेलोडी का हम बोलते हैं। जी, जी। हुँ।
धन्यवाद रमेश भाई। चलिए, बहुत बढ़िया जुर्म फ़िल्म का गीत आपने सुनाया, जब कोई बात जी, जी, बिगड़ता है। जी। अच्छा रमेश दीदी भाई, एक आज छोटी-सी बात और बताना चाहूँगा। जैसे मैं संगीत बनाता हूँ, जी, मेरे पीछे बल्कि ये स्टूडियो भी है मेरा, उसी अरे वाह! कक्ष में मैं बैठा हूँ। जी। तो मेरी भी बहुत कोशिश रहती है, क्योंकि एक तो पेशे से अध्यापक हूँ, बिल्कुल। दूसरा संगीत पसंद आदमी हूँ, और संगीत मैंने आपको बताया ये दैवीय गुण होता है। तो ना जाने क्या बात है कि मुझे फूहड़ गाने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, मैं हमेशा अच्छे गीतों को पसंद करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए दीदी आई थी, मैं लगा बात हो जाएगी, लेकिन फिर वापस निकल गए, कोई बात जी, नहीं। जी, कोई बात एक बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमारे नए बच्चे जो आते हैं आजकल कॉम्पिटिशन्स नहीं। होते जी, हैं और उसमें भाग लेते हैं, तो जी, कई बार देखा है कि बच्चे जो है स्कूल में हैं, तो बहुत कम बच्चे रुचि दिखाई पड़ती है ना? अगर जी, म्यूज़िक टीचर है, तो उनके पास काफ़ी बच्चे होने चाहिए या सीखने चाहिए ऐसा कुछ, लेकिन बहुत कम बच्चे ही उसमें आते हैं और उसमें भी फिर वो मेहनत कम करते हैं। तो जी, इसकी तरफ आकर्षित करने के लिए या फिर थोड़ा मेहनत करें वो लोग और कॉम्पिटिशन वगैरह करते हैं या ऑडिशन वगैरह करते हैं ऑनलाइन या फिर आप ऑफलाइन भी करते हैं प्रोग्राम। तो जी, उसकी तैयारियाँ भी कैसी होनी चाहिए, उसमें थोड़ा-सा आप बच्चों के लिए हेल्पफुल हो ऐसी कुछ टिप्स बताएँ? जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो संगीत के साथ जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग मन से संगीत को मानते हैं, जो मन से संगीत को पूजते हैं, वो लोग जो है किसी भी जगह जहाँ मौका मिलता है, उन जगहों पे उनको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिभा हमारे अंदर होती है, उसे कभी भी चार दीवारी के अंदर। जी, जी, बिल्कुल। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम और गुजरात से आनंद जी ने भी मैसेज करके याद किया बड़े प्यार से और कहा है कि भाई जब बहुत भी ही किसी अच्छा के साथ गीत बात। आपने जी, सुनाया और जब भी लोग मुझे पूछते हैं, जी, जी। तो मैं हमेशा उन्हें ये बताता हूँ कि मैं जो है 20-25 वाद्य यंत्र बजाता हूँ, तो उनको हुँ, थोड़ा हुँ। आश्चर्य होता है। तो बच्चों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये मेरा जो है मन से जो है एक समर्पण रहा है संगीत की तरफ। जी, ऐसा जी। नहीं है कि मुझे जो है कोई ज़बरदस्ती इस ओर धकेल रहा हो। तो सबसे हुँ, पहले हुँ, समर्पण हुँ। की वो भावना लाएँ, और उसके बाद मौकों को बिल्कुल नहीं छोड़ें। जहाँ भी मौका मिलता है अपनी प्रतिभा दिखाने का, उसको ज़रूर दिखाएँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर ने अगर हमें इस दुनिया में भेजा है और हुँ, कोई हुँ। कला अगर हमको दी है, तो उस कला को हमें छुपा कर के नहीं रखना चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए। बल्कि सोशल मीडिया भी आजकल बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। इसके बिल्कुल। माध्यम से भी हमने देखा है कि बहुत सारे कलाकार जो है, चाहे वो छोटी उम्र के हों, बड़ी उम्र के हों, यहाँ तक कि बुज़ुर्ग भी मैंने देखा है आजकल। कई नाचने वाली वीडियो भी रमेश भाई मैंने देखे हैं। बहुत सारे बुज़ुर्ग भी जो है, हाँ, बहुत सारे हाँ, बुज़ुर्ग भी जो है वो अपना नृत्य का जो है वो प्रतिभा और वाद्य यंत्रों को बजाने की प्रतिभा, गाने की जो है प्रतिभा वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं। तो मन का समर्पण ज़रूर होना चाहिए। संगीत का वो रियाज़ जो है वो समय से ज़रूर करें, जैसे सुबह और शाम का समय बहुत माना गया है इसमें, है ना? हाँ, इन्हीं पे हाँ। बेस्ड जो है वो संगीत बना हुआ है। तो एक तो समर्पण की भावना रखें, दूसरा जहाँ भी प्रतिभाग करने का मौका मिले वहाँ उन्हें प्रतिभाग तुरंत करना चाहिए। और गीता के एक मैं कहूँगा विचार के हिसाब से, जैसे कि इसमें लिखा हुँ, हुआ है कि कर्म किए जाओ और फल की इच्छा मत रखो। यानी कि ऐसा होना बिल्कुल, चाहिए कि उन्हें अपना कर्म करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब किसी लोभ में ही उनको जाना है कि भई वहाँ पर प्राइज़ नहीं है, और मुझे जो है, या प्राइज़ जो है वो अगर मिल रहा है तो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। कुछ बहुत अच्छा मिलता तो मैं प्रतिभाग कर लेता, ऐसा नहीं। तो इसके लिए जो है अपने समर्पण की भावना लाएँ, और जहाँ मौका मिले मैं कहूँगा वहाँ ज़रूर जाएँ और संगीत में प्रतिभाग ज़रूर। बिल्कुल, बिल्कुल। बिमले जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया और आशा करूँगा कि हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और आइए ज्योति दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति दीदी ओम शांति, नमस्ते, कैसे हैं आप?
ओम शांति। अच्छे हैं। अब जी, जी, आवाज जी। आ बिल्कुल, बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी, अभी आ रही है। रही है? और मैं चाहूँगा कि बिमली जी ने काफ़ी अच्छा जो है गीत वग़ैरह गुनगुनाया, बातचीत की उनसे और बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं चाहूँगा कि आप भी संगीत से जुड़ी हुई कुछ बातें, संगीत की कुछ बातें आप शेयर कर सकते हैं। आपके यहाँ किस तरह से कार्यक्रम वग़ैरह हुआ अभी? हाल ही में एक बहुत ही अच्छा इवेंट आपने किया है, उसके बारे में भी बताइए? जी। हाँ जी, ओम शांति ज्योति बहन। ओम शांति। एक बार जी, फिर जी। से पूछ, क्योंकि आप एक बार फिर से सवाल करें। हाँ, नहीं, संगीत और अध्यात्म के बारे में कुछ बातें बताइए जो कॉमन है। संगीत संगीत का और आध्यात्म का बहुत गहरा रिश्ता है ना? क्योंकि संगीत जैसे कि दिल को एक उमंग उत्साह में लाता है हमेशा। एक मुरझाया हुआ दिल भी खुश हो जाता है। पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, आवाज अपने आप गुनगुनाने लगते हैं, क्योंकि वो दिल को छूते हैं, है ना? सुनते ही कोई भी अगर गीत संगीत सुनता है तो शायद ही कोई होगा जो जिसको अच्छा ना लगता हो, सभी को अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जैसे दिल को अच्छा लगता है, हाथ पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, मुंह अपने आप गुनगुनाने लगता है। ऐसे ही जो है आत्मा की बातें या मेरे दिल की बातें, और जब परमात्मा उन सत्य बातों को हम सबसे करते हैं या हमको उनकी बातें दिल को जो छूती हैं, तो उसमें शारीरिक पैर नाचते हैं, कहीं डांस हो रहा हो, नाच हो रहा हो, या फिर ऐसे म्यूजिक बज रहा हो, तो वहां तो पैर थिरकते हैं, शरीर थिरकता है, मुख गुनगुनाता है। यहाँ जब दिल की बातें, वो सच्ची बातें, वो दिल छूने वाली या मेरे काम की बातें जब होती हैं, तो उससे मन नाचने लगता है। वहाँ शरीर नाचता है, यहाँ मन नाचता है। और शरीर उतनी ही देर नाचेगा या उतनी ही देर गुनगुनाएगा, क्योंकि उसका एक समय होता है कि जितना समय है उतना ही, या जितना ओकेजन है उतना ही हम बोल डांस करेंगे या गीत संगीत करेंगे। बाकी ऐसे तो नहीं है कि सुबह से शाम तक हम इसमें लगे रहेंगे। तो ये तो शारीरिक बात है, लेकिन मन तो हमेशा मेरे साथ है, और मन हमेशा ही नाचता रहे, हमेशा ही खुश रहे, हमेशा ही गुनगुनाता रहे। उसके लिए कौन सा म्यूजिक, उसके लिए कौन सा संगीत हम सुने? तो मन हमेशा खुश रहे, नाचता रहे, गाता रहे और गुनगुनाता रहे, जिसको अंदर ही अंदर, और खुश रहे। तो उसके लिए जो है हम उस प्यारे परमात्मा, जिसका कि सारी दुनिया में, जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, हे भगवान तुम कहाँ हो? और इसलिए पुकारते हैं तुम कहाँ हो, क्योंकि वो हमारा है, वो हमारा है। अगर कोई हमारा ना होता तो हम उसको याद क्यों करें? कोई हमारा है, लेकिन हमारा भी है, पर कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, कितनी मीठी बातें करता है, कितनी प्यारी प्यारी बातें हमारे लिए देता है, जिसको याद करके और जिसकी याद से हम हर वक्त, कुछ हो ना हो हमारे सामने गाने बजाने के लिए, लेकिन अगर हम उसकी बातों को याद कर लें, है ना, तो हम हमेशा जो है खुश रहते हैं, और एक उमंग उत्साह का अनुभव करते हैं, एक उड़ने जैसा अनुभव करके लगता भी है कि आज मन अच्छा अच्छा फील कर रहा है। मन आज कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मन जी, नाचने को कर रहा है, मन आज गाने को कर रहा है ना, जिसको नहीं भी आता है। तो मैं समझती हूँ गीत संगीत का इसके साथ बहुत है। और अगर ये बाहर से, अगर ये भी आ गया, है ना, ये सब भी आ गया, म्यूजिक भी आ गया, संगीत भी आ गया, तो फिर तो क्या कहने, जिसको कहेंगे सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा हो जाएगा कि अगर उसकी बातों के शब्द जो है, मैंने उसके भाव पकड़ लिए, और उसके भाव पकड़ के अगर मैंने वो शब्द बनाकर उस शब्द बनाकर लय दे दिया, ताल दे दिया, तो फिर अगर उसको रखा जाए तो फिर और ही जी। आनंद आ जाए।
बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया ज्योति बहन, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। निश्चित तौर पे जो हमारा शरीर है, वो कुछ सीमित समय के लिए नृत्य कर सकता है, नाच सकता है, लेकिन मन तो हमेशा हमारे साथ रहता है, सदा रहता है। तो मन अगर आपका खुश है, तो आप उसे सदा रख सकते हैं और हमेशा के लिए आप आनंदित होकर अपने कार्य को कर सकते हैं। और संगीत को भी अगर आपने सीखा है, तो उसके माध्यम से जो है, आप एक अच्छी रचना करके लोगों के बीच में रख सकते हैं, जिससे सभी लोग खुश हो सकते हैं और सभी लोगों को एक मैसेज, एक पॉज़िटिव ऊर्जा आप प्रदान कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आइए मैं फिर से विमलेश जी को जोड़ना चाहूँगा। विमलेश जी, आइए मैं चाहूँगा कि आप एक गीत जो है आपका मन पसंदीदा ज़रूर सुनाइए अभी। चलिए, बहुत ही प्यारा-सा गीत आपने सुनाया और आशा करूँगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। और डी.आर. सोलंकी जी ने याद किया है, सुप्रभात, ओम शांति, बहुत-बहुत बधाई करके मैसेज किया है आपको। सुभाष जी जलगाँव से याद किया है, उन्होंने भी ओम शांति लिख के भेजा है। थैंक यू सो मच। चलिए हम लोग नए बच्चों के लिए संगीत के प्रति जो उनका आस्था है, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो जी, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं आपको जो है एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है और शुरू-शुरू में छोटे बच्चे जो हैं या फिर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, अगर संगीत में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको कितना टाइम देना चाहिए और किस तरह का रियाज़ उनका होना चाहिए, वो थोड़ा-सा हमें बताइए? जी। संगीत ये ऐसी कला है जिसको समय देना बहुत ज़रूरी है। जी, जी। हालाँकि आज के समय में बच्चों के आगे जो है बहुत सारी समस्याएँ हैं। जैसे हुँ, कि हुँ। स्कूल जाना होता है, स्कूल जाने के बाद जो है बच्चों के पास जो है होमवर्क होता है, पेरेंट्स ने उसके बाद जो है ट्यूशन का बर्डन भी उनके ऊपर डाला है। तो संगीत मुझे लगता है कि अगर वो संगीत सीखने जाते हैं, तो इन तनावों से थोड़ा-सा समय उनको मनोरंजन का भी मिल जाता है। वो हुँ, हुँ। इन तनावों से बाहर भी निकलते हैं और संगीत अगर कोई सीखना शुरू करे तो छोटी उम्र से ही सीखना शुरू करे, ये मैं कहना हुँ, चाहूँगा। हुँ, हुँ। क्योंकि छोटी उम्र से एक तो लगाव भी अच्छा होता है और संगीत में पकड़ भी अच्छी बनती है। हुँ, हुँ। तो अगर जो भी लोग संगीत सीखें तो वो छोटी उम्र में सीखें, मन लगा कर के सीखें और एक समय बना लें। जैसे कि मैं इस समय संगीत अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरे हुँ। पास जो बच्चे सीखने आते हैं, तो हफ्ते में हमारी 3 दिन की क्लास होती है। जी, जी, जैसे मैं जी। इस समय सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को क्लास देता हूँ, तो उसमें 1 घंटे की क्लास होती है। 1 घंटा संगीत सीखते हुए कोई भी जो बच्चा होता है या बड़ा हुँ, होता हुँ, है, हुँ। वो 1 घंटे के लिए सारे तनाव भूल करके और इसमें रम जाता है। तो 1 घंटे का बिल्कुल। समय बहुत है और हफ्ते में अगर 3 दिन जाता है कोई भी इंसान संगीत सीखने, तो मेरे हिसाब से इतना समय भी बहुत है। बाकी क्योंकि इंसानों के पास आजकल काम भी बहुत हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको निरंतर ही जो है इसमें लगे रहना है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि समय तो देना ही है क्योंकि ये एक ऐसा संगीत यात्रा जो है, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं और निरंतर चलने वाली है। और मुझे जी, लगता है कि हम अपना जो है यथाशक्ति जब हम लोग स्कूल में हैं 10th-12th हमारा जो है मेन जब पढ़ाई की बात आती है, तो वो हम
पूरा ज़रूर करें, उसके लिए टाइम दें, लेकिन साथ में अगर हॉबी है, तो उसके जी, लिए भी आप थोड़ा-सा अगर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ऐसे अगर आप समय दे देते हैं, निश्चित तौर पे आपके लिए ये बहुत ही अच्छा काम है। और जब आपको लगता है कि अब मैं पूरा टाइम संगीत में जीना चाहता हूँ, तो फिर बस आप संगीत में संगीत का जो है आगे की डिग्री कोर्सेज़ जब लेंगे, तो निश्चित तौर पे आप अपने हॉबीज़ के साथ जुड़े रहेंगे। तो तब आपके लिए वही समय है जो आप जो करना चाहते हैं, आपके लिए रहेगा। तो लेकिन जब जी, तक आपका पढ़ाई जो है 12th या फिर डिग्री हासिल नहीं करते, तब तक थोड़ी-सी मुश्किलें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आइए सुभाष जी सुनाओ ने फिर से मैसेज करके याद किया है आपको और दीदी को और सबको। तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है आज के इस प्रोग्राम को सुनकर, आपके अनुभवों को सुनकर। तो जाते-जाते मैं चाहूँगा कि एक जो है जैसे आपका जो एरिया है एक टूरिज़्म जी, के तौर पे देखा जाता है कि पहाड़ी इलाका है और वहाँ जी, की लोकल भाषा भी अलग है, रहन-सहन भी अलग है और वहाँ सुना है गढ़वाल में जितने भी लोग रहते हैं, गढ़वाली कुक फ़ेमस हैं। जी, पूरे भारत में जो है ये जो बड़े होटल्स होते हैं उसमें गढ़वाली कुक का नाम आता है। तो इसके बारे में जी, जी, थोड़ा-सा बताइए कि इसके पीछे कुछ कहानी है या फिर कुछ बातें हैं? तो मैं चाहूँगा कि आप बताइए। जी, जी। अ, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि हर राज्य, हर प्रांत में अपनी भाषा जी, जी। और बोली होती है। ऐसे ही जो है हर प्रांत और हर राज्य, हर क्षेत्र की जो है वो अपने-अपने खाने की डिशेज़ भी होती हैं। तो पहाड़ में भी जो है बहुत सारा ऐसा खाना है जिसको जब किसी त्योहार इत्यादि में बनाते हैं या हुँ, जैसे हुँ। शादियों में बनाया जाता है, तो सभी लोग जो है उसका बहुत अच्छा स्वाद भी लेते हैं और वो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे पकवान हैं जो कि पुराने समय से लेकर के अभी तक बनते हैं। नई पीढ़ी के लोग तो आजकल जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है लोगों को बना-बना करके सिखा भी रहे हैं। नई जनरेशन के क्योंकि कई लोग जो है वो ये चीज़ें नहीं बना पाते हैं, तो उनके लिए जो है कई लोग जो है एक कुकरी शो हम कहेंगे, उसके माध्यम से जो है उन्हें अलग-अलग तरीके की डिशेज़ बनाना सिखाते हैं। और जैसा कि हमारा क्षेत्र है कोटद्वार, तो यहाँ पर कुकसाल जी हैं। कुकसाल केटरर्स करके उनका जो है इधर-उधर जो है शादियों के समय में भी जो है बहुत स्वादिष्ट जो पहाड़ी व्यंजन है, वो हुँ, हुँ, उनके हुँ। द्वारा परोसा जाता है और लोग उसका बहुत आनंद लेते हैं। और पहाड़ी पकवान हमें अपनी संस्कृति की याद दिलाता है। हुँ, हमें हुँ। याद दिलाता है कि हम जो है एक किसी खास क्षेत्र के हैं और किसी खास संस्कृति के लोग हैं। नहीं तो आज के समय में खाने में लोग जो है बहुत ऐसा खाना भी खा रहे हैं जो कि ना तो संस्कृति को जोड़ता है, ना वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जैसे कि पिज़्ज़ा, बिल्कुल। चाउमीन, मोमोज़ इस तरीके का खाना जो कि पाश्चात्य संस्कृति से बाहर से यहाँ आया है। आजकल के बच्चे उसको खा-खा कर के बीमार हो रहे हैं। मैं बल्कि यही संदेश देना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति, अपने क्षेत्र, अपने राज्य से जुड़े हुए व्यंजनों को वो ज़रूर खाएँ, क्योंकि उनमें जो है बहुत स्वाद भी छिपा है और वो हमें अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करते जी, जी, जी। बिमलेश जी बहुत अच्छी बात आपने बताया वहाँ के हैं। धन्यवाद। विशेष जो है व्यंजन के बारे में। पहाड़ी व्यंजन अपने आप में अलग होते हैं और जी, शहरों में ख़ास करके लोग याद करते हैं और मेरी बात हो रही थी कल किसी डॉक्टर से, उन्होंने मुझे कहा कि अरे गढ़वाली कुक्स फ़ेमस होते हैं बोले, उनके खाना बनाने का जी, तरीका अलग होता है और जी, वो अगर वैसा कुछ कोई होटल में अगर कोई गढ़वाली कुक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं उनको क्योंकि उनका अलग ही उनका लहज़ा होता है, ये उन्होंने कहा था, इसलिए मुझे याद आया। तो चलिए विमलेश जी मैं चाहूँगा कि अब जैसे कि कुछ गाने आपने बनाए हैं, एक आध गाना जी। जो आपका खुद का बनाया हुआ है, वो मैं चाहूँगा कि आप गाएँ। अ, रमेश भाई गीत तो मैंने वैसे बहुत सारे बनाए हैं। एक गीत है जो हाल ही में हमने रिलीज़ किया जी, जी, जी। और उस गीत में मैंने एक छोटी-सी कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हुँ, जो भी गीत कंपोज़ करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उन गीतों में जो है फूहड़ता ना हो और हुँ। वो किसी न किसी अच्छे संदेश को समाज तक पहुँचाएँ। जी, जी।
तो उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे गीतों की मैंने रचना करी। उसमें एक गीत है, उसमें एक छोटी सी कहानी है कि एक बीमार इंसान है और वो बीमार इंसान जो है अपने जीवन से तनाव के कारण और डॉक्टर के द्वारा जो है बीमारी को सुनने के बाद वो थोड़ा तनाव में आ जाता है। तो उसके अच्छा। ऊपर हमने एक गाना पिक्चराइज किया है और एक मोहित भट्ट करके एक बच्चा है जो कि मेरे स्टूडियो में यहाँ गाता रहता है, वो मेरा विद्यार्थी है संगीत का। तो उसने इस गीत को गाया तो बहुत खूबसूरती से। इसकी 2 लाइनें मैं आपके सामने गुनगुनाऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐ मेरी जिंदगी तू मुझसे क्यों खफा, 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 ना कोई तेरा ठिकाना, ना कोई तेरा ठिकाना, तू है क्यों खफा, है मेरी जिंदगी तू मुझसे क्यों खफा, है मेरी जिंदगी तू मुझसे क्यों खफा। चलिए विमलेश जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया और बड़ा अच्छा लगा जिस तरह से आपने जिस भाव से जिस मोटिव को लेकर आपने गाना बनाया, निश्चित तौर पे सभी को पसंद आया। तो चलिए जाते-जाते मैं चाहूँगा कि एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? जाते जाते एक छोटा सा संदेश मैं दूंगा क्योंकि ज्योति बहन भी बैठी हैं। एक बहुत सुंदर सी बात बोलूंगा। बहुत समय पहले मैं आप ही के यहाँ किराए के कमरे में रहता था और एक साल आपने मुझे बोला था कि आप ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र से जुड़ें, वहाँ के विचारों को, वहाँ के तथ्यों को जानें। उस साल क्या हुआ कि मैं ट्यूशन की व्यस्तता के कारण समय नहीं दे पाया। अगला साल बिल्कुल शुरू होने को था, यानी कि जनवरी महीना शुरू होने को था और उससे फिर 3-4 दिन पहले ज्योति बहन जी ने मुझे बोला कि आप दोनों पति पत्नी एक बार आकर के जरूर जो है सेवा केंद्र में आए, वहां पर आकर के ज्ञान सुने। फिर दूसरे साल में मैं ना नहीं कर पाया और ज्योति बहन के साथ में जो है वो ज्ञान सुनने गया और मुझे वो ज्ञान सचमुच में इतना अच्छा लगा कि मैं उसको बहुत मन से मानता हूँ। बहुत जीवन में मैंने मतलब वो जो है कई बातें आत्मसात की हुई हैं और बहुत सुकून मिलता है क्योंकि आज इंसान बहुत तनाव में है। जी हाँ, मैं सभी देखने वालों को ये बात जरूर बोलूंगा कि आज इंसान बहुत तनाव में है। शारीरिक रोग के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे शारीरिक रोग दवा खा करके कई हद तक ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन जो तनाव हमारे अंदर है, तनाव के लिए कोई दवा नहीं होती। और तनाव से बचने की दवा यही है कि हम ईश्वर को अपने जीवन में स्थान दें, उनसे योग लगाएं, मेडिटेशन को फॉलो करें, तो इससे हमारे जीवन के बहुत सारे तनाव जरूर कम होंगे। ये बात मैंने हमेशा मानी और जी, जी। आज भी मैं भी इसको फॉलो करता हूँ। सुबह और शाम के समय मैं जो है 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन का जो है मेरा डेली का रूटीन है, वो मैं जरूर फॉलो करता हूँ और जब भी समय मिलता है मैं मुरली भी जरूर करता हूँ। चलिए विमलेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। आइए जाते-जाते मैं ज्योति बहन से भी चाहूँगा कि एक छोटा-सा मैसेज ज़रूर कोट करें सबके लिए। ओम शांति। ओम शांति। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुरली भी सुनते हैं, क्योंकि मुरली जो है आज के समय के लिए हम सबके लिए एक विचार है। अभी हाल ही में हमारे कोटद्वार शहर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है और जो कि जिसमें 30 से 40 लोग ने शरीर छोड़ा है। तो मतलब वो बहुत शुभ, मतलब उनके लिए तो शुभ काम था कि वो शुभ कार्य के लिए घर से निकले थे
और उस कार्य में वो गाड़ी पलट गई, गाड़ी गिर गई और खाई में, और इतने सारे लोग चले गए। तो कल मीडिया के किसी भाई ने, मीडिया वालों ने थोड़ा सा हमें न्यूज़ के लिए कहा था, तो उसमें मुझे बस यही आया, और मैं यही मन के लिए संदेश देना भी चाहूँगी सभी को कि जी, जैसा हम सोचते हैं, उसकी एक एनर्जी बनती है। हमारी सोच माना क्या, जो हमारे विचार हैं, वो एक एनर्जी है, और वो एनर्जी जैसा हम सोचेंगे, वो एनर्जी हमारे आसपास जाती है, और वो एनर्जी का ही वातावरण बनता है, और वो जो वातावरण बनता है, उसका प्रभाव फिर उन्हीं पर आएगा जो वातावरण बना रहे हैं, क्योंकि जैसा देंगे वैसा वापस आएगा। लेकिन आज इस बात को कोई समझता नहीं है या समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब भी कुछ होता है, कुछ ऐसा बुरा, तो सबके जो है वो एक ही विचार चलते हैं, जहाँ देखो यही चर्चा, जहाँ देखो यही चर्चा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा ना करते तो ऐसा होता, ये सारे विचार हैं। तो ये विचार जो है हमारा वातावरण बना रहे हैं, और दूसरी तरफ चाहते हैं कि चिंता ना हो, कोई माहौल डर वाला ना हो, चिंता वाला ना हो। लेकिन देखा जाए तो जो भी हम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा करते तो ऐसा अच्छा होता, ऐसा ना होता ऐसा होता, तो इसका तो कोई समाधान नहीं है, और ये केवल एक डर की और चिंता की ही एनर्जी पैदा कर रहा है, और इसी वातावरण को बना रहा है पूरा। और वातावरण में जो लोग हैं, वो फिर इसी चिंता से, डर से प्रभावित हो रहे हैं। तो एक तरफ शांति चाहते हैं, एक तरफ निश्चिंता चाहते हैं, एक तरफ आनंद चाहते हैं, एक तरफ ऐसा जीवन चाहते हैं कि जिसमें कोई ऐसा ना हो। लेकिन इसको केवल सोचने तक नहीं, इसको करने, प्रैक्टिकली करने के बाद ही आएगा। तो हम चाहेंगे कि कुछ भी आज जो समय है, जिसको कलयुग कहेंगे, तो कलयुग का अंत का समय चल रहा है, और इस अंत के समय में जैसा कि हमको उस पिता परमात्मा ने हम बच्चों से कहा है, बच्चे आप सब अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए सब धरती पर आए हैं, और इस समय क्योंकि क्लोजिंग का समय है, तो सबका आपस में वो सब क्लोज हो रहा है। तो क्लोज होने के समय पर थोड़ा-थोड़ा ऐसा कुछ होता रहता है। तो वो अभी समय ही है कि ऐसा होना ही है। तो हम क्यों ना अ, इस डर को और तनाव को या टेंशन को, है ना, जो खाते-पीते, सोते, अंदर रहते हुए भी, हम अपनों के बीच में रहते हुए भी सुरक्षित नहीं हैं। तो इसके लिए हमें अपनी विचारों पर बहुत ध्यान देना होगा, कि हम जो सोच रहे हैं, उससे हमारे विचार से वातावरण बन रहा है। तो उस वातावरण से फिर हम ही नहीं, हमारे आस-पास या सभी प्रभावित होंगे। तो वो हम फिर कुछ लोग मिलकर, अगर सब ना सही तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, अगर हम सब मिलकर उस अच्छी वाली एनर्जी को बनाएँ। इसलिए घर से निकलते हुए जब भी निकले, तो हमारा कल का उनके लिए भी मैसेज यही था कि जब भी घर से निकले, तो एक ड्राइवर की ही गलती नहीं होती है या चलाने वाले की नहीं होती है। उनके साथ में भी कैसे कैसे एनर्जी को लेकर के सब बैठे हैं, उनका भी बहुत सारा योगदान होता है। तो अगर सब जो हैं एक सवेरे-सवेरे उठकर अपने मन के अंदर बहुत सुंदर और श्रेष्ठ उच्च विचार, पॉजिटिव विचार, प्योर विचारों को अपने मन के अंदर भर देते हैं, उसके बाद आप कहीं भी जाएँ, तो वो विचार और वो ऊर्जा आपके साथ हमेशा चलती है, और आपको ही नहीं, वो औरों को भी सहयोग देती है, मदद देती है। तो ऐसा हम सबको करना चाहिए, क्योंकि बचपन से हम सब स्कूलों में पढ़ते आए हैं। आज भी हम पढ़ाते हैं बच्चों को कि अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज़, कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए। तो जल्दी क्यों उठना है? क्या करना है उठ के जल्दी? तो जल्दी उठ कर के सबसे पहला काम यही करना है कि उस समय बाहर का वातावरण बहुत शांत होता है, हमारा मन भी बहुत शांत होता है, और उस समय हम एक प्योर एनर्जी को बहुत अच्छे से ले सकते हैं, अपने अंदर भर सकते हैं, ताकि सारा दिन उससे हम यूज़ कर सकें। तो सुबह-सुबह उठ कर के अपने मन को प्योर एनर्जी से, प्योर बातों से, पॉजिटिव बातों से भर दें, ताकि सारा दिन
उससे यूज करते करते अपने आप को भी और सबको भी। ये आज के लिए सबके लिए संदेश होगा। ओम शांति। ओम शांति ज्योति बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने कोट किया और अच्छा लगा। और इसी के साथ चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने विमलेश जी को सुना और पहाड़ी संगीत के बारे में, उन्होंने उत्तराखंड की संगीत के बारे में बताया, वहाँ की रहन सहन और वहाँ का जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में आप सभी को पता चला। और ज्योति दीदी ने आध्यात्मिक जीवन शैली के बारे में बताते हुए एक संदेश दिया कि हमारे विचार ही हमारे जीवन में प्रभावित करते हैं, हमारे पूरे सराउंडिंग को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हम सभी को सवेरे सवेरे जल्दी उठ के अगर हम शुद्ध और पवित्र विचार करते हैं तो वो हमारे पूरे दिन के लिए काम आते हैं। तो इसीलिए सवेरे जल्दी उठे और रात में जल्दी सो जाए, ये उनका संदेश था। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगली कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।